अस्सलाम वालेकुम। हम इंसान जो एक्टिविटी भी करते हैं, चाहे हम सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या फिर चल फिर और बोल रहे होते हैं, इन तमाम कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें हमारे फूड से हासिल होती है। फूड से एनर्जी मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है जिन्हें कलेक्टिवली डिस्क्राइब करने के लिए हम लॉन्ग मेटाबॉलिज्म या एंजाइमेटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। हमारा फूड एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसकी ब्रेक डाउन इंतहाई ज़रूरी होती है और ये ब्रेक डाउन मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है जो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फूड मेटाबॉलिज्म की फर्स्ट स्टेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है और इस स्टेज में हमारे मुख्तलिफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डिग्रेड और ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे फूड में मौजूद बहुत से न्यूट्रिएंट्स डिग्रेड होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फूड मेटाबॉलिज्म की सेकंड और थर्ड स्टेज हमारे बॉडी सेल्स में होती है जो सिंपल मॉलिक्यूल्स की फर्दर ब्रेक डाउन से एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं? हम आपको बताते चलते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। हर इंसान में 2 डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। जी हाँ, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो माउथ से शुरू होकर होलो डाइजेस्टिव ऑर्गन से गुजरता हुआ एनस पर एंड होता है, जबकि दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे हर बॉडी सेल में मौजूद होता है जिसे सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। हमारे बॉडी सेल्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल कहा जाता है। इनमें से एक ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स भी होते हैं। लाइसोसोम्स को इसलिए सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम्स में ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो न सिर्फ सेल में इंटर होने वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट और डिग्रेड करते हैं, बल्कि इन्फेक्शन के दौरान सेल में इंटर होने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस को भी डिग्रेडेशन और डाइजेशन के थ्रू किल करते हैं। तो आइए अब मेटाबॉलिक प्रोसेस की 3 स्टेजेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो खाना हम खाते हैं उसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और फैट्स शामिल हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन करके इन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज एंड हो जाती है और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जहाँ से ब्लड इन्हें ब्लड सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है ताकि इनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। फूड से एनर्जी प्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी प्रोडक्शन पर बात करेंगे। अगर फूड की केमिकल नेचर को देखा जाए तो उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स के अलावा बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें सिर्फ फूड के थ्रू ही कंज्यूम किया जा सकता है। ये न्यूट्रिएंट्स 2 तरह की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। विटामिन्स और फैटी एसिड्स जैसा कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जबकि मिनरल्स को इनऑर्गेनिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में कैटेगराइज किया जाता है। मिनरल्स को कोफैक्टर्स भी कहा जाता है और ये बॉडी में स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फंक्शंस में अहम रोल अदा करते हैं। कुछ अहम मिनरल्स में कैल्शियम, क्लोराइड, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलीनियम, सोडियम और जिंक वगैरह शामिल हैं। इसी तरह कुछ अमाइनो एसिड्स भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, बल्कि इन्हें सिर्फ फूड के थ्रू ही कंज्यूम किया जा सकता है। मेथियोनीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, लाइसीन, थ्रियोनीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन और फेनिलैनिलीन 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं।
मेटाबॉलिक प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज यानी कि फूड डाइजेशन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी भी सिंपल नहीं जितनी हम सोचते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को डिटेल में देखा जाए तो ये समझ आती है कि किसी भी बॉडी फंक्शन की रेगुलेशन और कंट्रोल के लिए हार्मोन्स और नर्व्स इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में भी हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल और पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि ये हार्मोन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल और हमारी हंगर यानी कि भूख लगने के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स के अलावा दो तरह की नर्व्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्शन को कंट्रोल करती हैं। इन नर्व्स में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक नर्व्स शामिल हैं। एक्सट्रिंसिक नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती हैं। ये नर्व्स ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जो हमारी फूड डाइजेशन नीड्स के हिसाब से डाइजेस्टिव ट्रैक की मस्कुलर लेयर्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। इंट्रिंसिक नर्व्स पर बात की जाए तो ये नर्व्स डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पाई जाती हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक में से फूड की मूवमेंट के दौरान एक्टिवेट हो जाती हैं। ये नर्व्स ऐसे केमिकल्स और सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं जो इंटेस्टाइन से फूड की मूवमेंट में अहम रोल अदा करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज के एंड पर डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स और वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में इंटर हो जाते हैं, जो इन्हें फर्दर केमिकल चेंज से एनर्जी प्रोडक्शन या फिर स्टोरेज के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, कुछ विटामिन्स और साल्ट्स और सिंपल शुगर्स यानी कि ग्लूकोज वगैरह डायरेक्टली पोर्टल वेन के थ्रू डायरेक्टली लिवर में चले जाते हैं, जबकि फ्री फैटी एसिड्स एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ और कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड होकर और कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स बी स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले लिम्फेटिक सिस्टम और फिर ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस का सेकंड स्टेप यहाँ से शुरू होता है जब ये डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड से बॉडी सेल्स में इंटर होते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ फूड टू एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज बॉडी सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है और इस स्टेज में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से दो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स के साथ एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेज एंड हो जाती है और दोनों पायरोवेट मॉलिक्यूल सेल साइटोप्लाज्म से मूव करके सेल के एनर्जी हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाते हैं। सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों पायरोवेट मॉलिक्यूल सेपरेटली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इंटर हो जाते हैं। इस तरह पायरोवेट से एसिटाइल को एंजाइम A और फिर ऑक्जेलो एसीटेट प्रोड्यूस होता है जो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर हो जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल के एंड पर लार्ज नंबर ऑफ NADH मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू ATP सिंथेसिस में अहम रोल अदा करते हैं। इन तमाम प्रोसेसेस के एंड पर प्रोड्यूस होने वाले ATP मॉलिक्यूल स्पेशल पैकेट्स में इनक्लोज्ड हो जाते हैं जो बाआसानी मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त में सेलुलर सॉल्यूशन में कितने ATP मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और इनका यूटिलाइजेशन टाइम कितना होता है? जी बिल्कुल, हर वक्त सेलुलर सॉल्यूशन में तकरीबन 10⁹ मतलब कि 1 बिलियन ATP मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं जो हर 2 से 3 मिनट बाद यूटिलाइज होकर न्यू ATP मॉलिक्यूल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने फूड से एनर्जी प्रोडक्शन की 3 मेजर स्टेजेस पर डिस्कशन की और हमारी आने वाली वीडियोस में हम उन केमिकल रिएक्शंस और साइकिल्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जिन साइकिल्स के थ्रू ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और फैटी एसिड्स से ATP प्रोडक्शन होती है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस टॉपिक पर लिखे गए आर्टिकल को रीड आउट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।